हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के एक और। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के एक और नई क्लास में। एंड ये जो आज की क्लास है ये लेक्चर नंबर 4 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। एंड इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन मोनेरा। हम ये जानेंगे कि मोनेरा में न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है, यानी कि मोनेरा में उनका खाना पानी किस तरीके से चलता है और वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में या इस लेक्चर में वो होगा रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। हम जानेंगे कि जो मोनेरा है यानी कि जो बैक्टीरियाज हैं वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी किस तरीके से अपनी जो प्रोजेनीज हैं, अपनी जो प्रोजेनी है उनको बनाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन इन मोनेरा। तो देखिए, जब हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं मोनेरा में उससे पहले हमें एक लाइन समझनी होती है। क्या? एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि बैक्टीरिया सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। इसको लिखने के पीछे का रीजन क्या है एनसीईआरटी का, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जब एनसीईआरटी लिखती है कि बैक्टीरिया जो है उसकी सिंपल स्ट्रक्चर है। अभी हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर पढ़ ली है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर पढ़ ली है, पीछे तीनों क्लास में हमने उसी को डिस्कस करा। तो वहां पे हमने देखा कि स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंपल है, कोई टफ स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब ऐसा एनसीईआरटी क्यों लिख रही है? ऐसा एनसीईआरटी इसलिए लिख रही है क्योंकि इनमें मल्टीपल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखे जाते हैं। क्योंकि इनमें मल्टीपल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखे जाते हैं, इनमें कई तरीके के न्यूट्रिशन देखे जाते हैं। आप जितने न्यूट्रिशन सोच सकते हो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो हर तरीके का न्यूट्रिशन हमें एक बैक्टीरिया में या फिर पूरे मोनेरा किंगडम में देखने को मिलता है। एंड इसी के बेसिस पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको अलग अलग क्लास में या सॉरी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक हमारे होते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, आप सब पढ़ते आ रहे हो। एंड एक हमारे होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉप्स की, ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड इसमें आप एक रिएक्शन पढ़ोगे, जब आप फोटोसिंथेसिस इन प्लांट पढ़ोगे तो वहां पे आप एक रिएक्शन पढ़ोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से आपका ग्लूकोज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है। एक हमें चाहिए होती है एनर्जी, ठीक है, एंड सेकंड हमें चाहिए होता है हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पे देखिए CO2 में हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जो आप ग्लूकोज बना रहे हो उसमें हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। क्या? एक तो एनर्जी और एक हाइड्रोजन। अब एनर्जी के बेस पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? एनर्जी के बेस पे जो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, जो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। एंड दूसरे हमारे होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स आप सभी को पता है, सनलाइट को यूज करते हैं। जैसे कि फोटो यहाँ पे लिखा है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? सनलाइट को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। अब अगर मैं बात करूं फोटो ऑटोट्रॉप्स की, सॉरी एक कॉल आ गई थी। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो फोटोट्रॉप्स होते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि जब भी ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं ग्लूकोज में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक एनर्जी की और एक हाइड्रोजन की। अब एनर्जी के बेस पे कि एनर्जी का सोर्स क्या है, इसके बेस पे ऑटोट्रॉप्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करा जाता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? ये केमिकल रिएक्शन से अपनी एनर्जी लेते हैं। किससे?
केमिकल रिएक्शन से अपनी एनर्जी लेते हैं एंड उस एनर्जी को यूज करते हैं खाना बनाने में। वहीं फोटोऑटोट्रॉप्स की बात करूं तो फोटो का मतलब होता है सनलाइट। तो जो फोटोऑटोट्रॉप्स हैं ये सनलाइट को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो ये एनर्जी के बेस पे क्लासिफिकेशन हो गया। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के बेसिस पे, तो जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं इनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है हाइड्रोजन के बेसिस पे। इसमें एक हमारे होते हैं ऑक्सीजेनिक, एक हमारे होते हैं अनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक एंड अनऑक्सीजेनिक क्यों हम कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजेनिक में क्या होता है, जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है वो वाटर होता है एंड जब यहाँ पे हम हाइड्रोजन लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, इसलिए हम इन्हें ऑक्सीजेनिक कहते हैं। वहीं एन ऑक्सीजेनिक की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है वो या तो H2S होता है या फिर कोई अदर एलिफेटिक कंपाउंड हो सकता है, कोई भी अदर एलिफेटिक कंपाउंड हो सकता है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं निकलती, तो इसलिए इनको हम अनऑक्सीजेनिक बोलते हैं। तो आई होप ये ऑटोट्रॉप्स का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया हो। अब हम मूव करते हैं हेट्रोट्रॉप्स पे। हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो हेट्रोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बनाती, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब हेट्रोट्रॉप्स में भी तीन तरीके के बैक्टीरिया होते हैं या तीन तरीके को तीन कैटेगरीज में उनको हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले होते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे होते हैं, वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे होते हैं या फिर हम इनको डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, इनको हम डीकम्पोजर भी कहते हैं क्योंकि यहां से वो अपना खाना लेते हैं। अगर मैं बात करूं सिम्बायोटिक, तो सिम्बायोटिक में क्या होता है, सिम्बायोटिक में एक जो बैक्टीरिया है वो किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर के साथ, दूसरे ग्रुप के मेंबर के साथ मतलब कि किसी प्लांट के साथ या किसी फंगस के साथ, ठीक है, वो उनके साथ रिलेशनशिप में रहता है। उनके साथ कैसे में रहता है, रिलेशनशिप में रहता है। अब ये रिलेशनशिप अभी हम थोड़ा आगे देखेंगे कि किसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जिसके साथ मान लो ये एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे कोई एक प्लांट है, तो यहाँ पे होता क्या है, प्लांट बैक्टीरिया को खाना देता है। प्लांट क्या करता है, बैक्टीरिया को खाना देता है बना के, बदले में बैक्टीरिया प्लांट को उसके लिए कुछ यूजफुल चीज देगा, यानी प्लांट बैक्टीरिया की मदद करेगा और बैक्टीरिया प्लांट की मदद करेगा। इस तरीके से ये रिलेशनशिप चलता है। वही थर्ड कैटेगरी की बात करें हेट्रोट्रॉप्स में तो वो होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक जो बैक्टीरिया होता है, एक जो बैक्टीरिया होता है किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेगा, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेगा। जैसे जितने भी आप बैक्टीरिया देखते हो जो डिजीज कॉज करते हैं वो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो आई होप ये आपको क्लासिफिकेशन जो है बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन में वो आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की। किनकी बात करते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉप्स की तो मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सके, कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड। एंड मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स में जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है उसमें एक रिएक्शन होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करा जाता है किसमें, ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में। अब इसके लिए हमें दो चीज चाहिए होती है, एक तो होती है एनर्जी एंड दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेस पे हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं फोटोऑटोट्रॉप्स और कीमोऑटोट्रॉप्स में। अब अगर मैं बात करूं फोटोऑटोट्रॉप्स की, तो फोटोऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये लाइट को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट से आप जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि फोटोसिंथेसिस जब होती है या जब लाइट को ट्रैप करा जाता है तो वहां पे एटीपी और NADPH बनता है। क्या बनता है, एटीपी और NADPH बनता है एंड इसको फर्दर यूज करा जाता है ग्लूकोज के सिंथेसिस में। कहां पे, ग्लूकोज के सिंथेसिस में इसको यूज करा जाता है।
सेकेंड, फोटो ऑटोट्रॉप्स को पिगमेंट्स की जरूरत होती है। फोटो ऑटोट्रॉप्स को पिगमेंट्स की जरूरी होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या कर रहे हैं, लाइट को यूज कर रहे हैं। तो लाइट को ट्रैप करने के लिए या लाइट को पकड़ने के लिए या उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पिगमेंट्स की जरूरत होती है। अब ये पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए हो सकते हैं, क्लोरोफिल बी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब मैं अगर बात करूं कीमो ऑटोट्रॉप्स की, तो जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में ही पाए जाते हैं। जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में ही पाए जाते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं फोटो ऑटोट्रॉप्स की, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स आप प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स पढ़ोगे सब फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स किसी और किंगडम में पाए जा सकते हैं, लेकिन जितने भी कीमो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में ही पाए जाते हैं। अब ये करते क्या है, ये करते ये है कि मान लीजिए ये आपकी कोई एक बैक्टीरियल सेल है। ये क्या है, एक आपकी बैक्टीरियल सेल है। अब ये बैक्टीरियल सेल क्या करती है, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है एओ, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है एओ। अब ये बैक्टीरियल सेल क्या करेगी, इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराएगी अपने सरफेस पे। इसने क्या करा, अपने सरफेस पे इनका ऑक्सीडेशन कराया। जब इसने इसका ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन का यहाँ पे बायोलॉजी में मतलब होता है चीजों को तोड़ना, ठीक है। बता दूं मैं आपको, ऑक्सीडेशन का जो मतलब होता है बायोलॉजी में, वो मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, यानी कि ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे ये ए और ओ में इसने इसको तोड़ दिया या कन्वर्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि जब इसने एओ को ए या ओ ए में तोड़ा, ए और ओ में तोड़ा, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी। अब इस एनर्जी को ये बैक्टीरियल सेल यूज करता है एटीपी बनाने में। किस में यूज करता है, एटीपी बनाने में। और इस एटीपी से, ये जो एटीपी बनी, इस एटीपी से बाद में वो क्या करते हैं, CO2 को रिड्यूस करते हैं ग्लूकोज में। और इस तरीके से इनकी जो खाना बनाने की प्रक्रिया है या न्यूट्रिशन लेने की प्रक्रिया है वो होती है। तो उस चीज को हम रीड भी कर लेते हैं। आउटसाइड द सेल ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड टेक प्लेस। कोई से भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जैसे मैंने यहां दिखाया। दिस ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एनर्जी, इससे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड उस एनर्जी को यूज करके बैक्टीरिया क्या करेगा, एटीपी बनाएगा। एंड इस एटीपी को बैक्टीरिया यूज करेगा फूड बनाने के लिए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं चैप्टर 12 में, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट में। तो ये आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, पूछता है एग्जामिनेशन में। क्या क्या एग्जाम्पल है, नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टीज। ये 4 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने, जो आपको पता होना चाहिए, क्या कि ये जो कीमोटोट्रॉप्स होते हैं, ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स की रिसाइकलिंग होती है, जैसे कि नाइट्रोजन रिसाइकलिंग होती है, फास्फोरस साइकिल होती है, सल्फर साइकिल होती है, आयरन साइकिल, इन सब की रिसाइकलिंग में ये जो कीमोटोट्रॉप्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट को नेचर को बेनिफिट देते हैं, चीजों को रिसाइकल कर रहे हैं, एंड उस बेनिफिट से ये अपना भी बेनिफिट निकाल लेते हैं कि अपने लिए खाना बना लेते हैं। तो ये होते हैं कीमोटोट्रॉप्स। अब हम आगे बात करते हैं, और जैसे मैंने बताया था कि फोटोट्रॉप्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो अब हम फोटोट्रॉप्स पे वापस आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, क्योंकि मेरे को CO2 से क्या करना है, C6H12O6 बनाना है। तो ये हाइड्रोजन आ कहां से रहा है, इसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस पे फोटो ऑटोट्रॉप्स को हम ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक में क्लासिफाई कर देते हैं।
तो ऑक्सीजेनिक का जैसे मैंने बताया था, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर यानी कि पानी होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। अब यहाँ पे होता क्या है कि इस वाटर को तोड़ा जाता है, जब H2O को जब तोड़ा जाता है तो वहां पे आपके H2 प्लस में हाफ O2 निकलता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, साइनोबैक्टीरिया, स्पिरुलिना, ऑसिलोटोरिया, नोस्टॉक, एनाबीना, ये सब इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। एंड ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक बार कॉपी में लिखो, आंखें बंद करो और बोलो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, एनाबीना। इस तरीके से आप अगर रिवाइज करोगे या याद करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, जो कि होता है अनऑक्सीजेनिक। किसकी बात करेंगे? एनऑक्सीजेनिक की। यहाँ पे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर नहीं होता, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर नहीं होता, तो कौन होता है? या तो H2S हो सकता है या फिर कोई भी अदर एलिफेटिक कंपाउंड हो सकता है कार्बन का। ठीक है, अगर H2S सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वहां पे H2S को तोड़ा जाएगा, और अगर एलिफेटिक कार्बन का कोई कंपाउंड होगा तो उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जब H2S को तोड़ा जाएगा तो वहां पे सल्फर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, सल्फर क्या निकलेगा? एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। और जब किसी भी एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड को तोड़ा जाएगा तो उसका बाई प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट कि हम किसको तोड़ेंगे। ठीक है, हम किसको तोड़ेंगे उसके रिस्पेक्ट में बाई प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं। अब देखिए, ये जो अनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ना, इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने H2S में लिख दिया है, लेकिन ये पाए दोनों में जाते हैं। H2S वाले बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं एंड एलिफेटिक कार्बन वाले बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफिल। क्या नाम देते हैं? बैक्टीरियोफिल, जो कि क्लोरोफिल से अलग होता है। एंड एक पर्पल कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं बैक्टीरियो परप्यूरिन। क्या नाम देते हैं? बैक्टीरियो परप्यूरिन। एंड ये पिगमेंट जो हैं, ये दोनों तरीके के बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, चाहे वो H2S को ब्रेक कर रहे हो, चाहे वो किसी भी एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो, दोनों ही बैक्टीरियाज में ये पिगमेंट पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इनके कुछ आगे एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये H2S को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? H2S को तोड़ता है। यहाँ पे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? H2S है। इसको थोड़ा इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जो बैक्टीरियल सेल है वो H2S को तोड़ के अपना खाना बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने H2S को तोड़ना है, इसको क्या करना है? H2S को तोड़ना है। अब यहाँ पे जो पिगमेंट है, यहाँ पे जो पिगमेंट है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। यहाँ पे ये जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो अब अगर मैं इस बैक्टीरिया के नाम की बात करूं कि इस बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, तो क्योंकि इस पे ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो ग्रीन, इस पे H2S है, H2S में बाई प्रोडक्ट क्या होगा? सल्फर होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे सल्फर बैक्टीरिया। ये इस बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा क्या? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसी तरीके से देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है ना, और यहाँ पे कोई कार्बन कंपाउंड है, कोई कार्बन कंपाउंड है, ऐसे इसकी चेन है, और इस पे है एक पर्पल कलर का बैक्टीरिया। कलर चेंज करते हैं, इन पे है एक पर्पल कलर का बैक्टीरिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं इस बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, तो क्योंकि पर्पल कलर का पिगमेंट है यानी बैक्टीरियो परप्यूरिन प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, तो इसका जो नाम होगा वो होगा पर्पल।
अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन की एक एलिफेटिक चेन है, कार्बन की एक एलिफेटिक चेन है, सल्फर नहीं है, तो इसको हम नॉन सल्फर कहेंगे, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इस तरीके से इसका नाम पड़ जाएगा। और अगर अगर एक चीज और, अगर 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 एक मिनट मैं रफ कर दूं, अगर यहां पे अगर यहां पे H2S हो, अगर यहाँ पे H2S हो, तो अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया का नया नाम आएगा वो क्या आएगा, पर्पल, क्योंकि पर्पल कलर का पिगमेंट है, सल्फर, क्योंकि सल्फर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा, बैक्टीरिया। तो ये नेमिंग आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया यानी कि पर्पल कलर का पिगमेंट होगा। वहीं जो एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड को ब्रेक करेंगे उनके एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। किसकी बात कर रहे हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपना खाना खुद नहीं बनाते, एंड इनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करा जाता है, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड सेप्रोफिटिक। अगर पैरासिटिक की बात करें तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं मेनली। मैनी बैक्टीरिया आर पैरासिटिक ऑन प्लांट एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपने कॉलेरा डिजीज पढ़ी होगी, ठीक है, इसको कॉज कौन करता है, विब्रिया कॉलेरल, ये कॉज करता है। आपने टाइफाइड डिजीज पढ़ी होगी, या रिलेटिव में किसी को देखा होगा टाइफाइड हो गया है, तो ये कौन कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है वो कॉज करता है। आपने टिटेनस सुना होगा, इसको कॉज करता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। आपने सिट्रस कैंकर डिजीज सुनी होगी, इसको कॉज करता है सेंथोमोनास सिट्री। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, एंड इन्फेक्शन कॉज करके वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसीलिए ऐसे बैक्टीरियाज को हम पैरासिटिक बोलते हैं, क्योंकि ये खाने के लिए होस्ट में इन्फेक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होता है कि सिम्बायोटिक में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, ये एक प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी ये एक दूसरे को फायदा देंगे। तो होगा क्या, होगा ये कि प्लांट इसको खाना बना के देगा, बदले में बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके लिए कुछ काम करेगा जो इसके लिए यूजफुल हो। जैसे कि आप अगर बात करें राइजोबियम की, तो राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूम प्लांट्स में, लेग्यूम प्लांट्स मतलब जैसे कि पी प्लांट, ठीक है, ग्राम प्लांट, इन सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बदले में जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं इस राइजोबियम को क्या देते हैं, खाना देते हैं। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। इसी तरीके से जो फ्रैंकिया है, बैक्टीरिया है जो, वो नाइट्रोजन फिक्स करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि एलनस और कैस्यूरिना में। ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रैंकिया किसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है, एलनस और कैस्यूरेनिया में। बदले में एलनस और कैस्यूरेनिया क्या करते हैं, फ्रैंकिया को खाना देते हैं। अब तीसरा जो आपका न्यूट्रिशन का टाइप है वो है सेप्रोफिटिक। कौन है, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक की बात करें तो ये डीकंपोजर होते हैं। ये क्या होते हैं, डीकंपोजर होते हैं। एग्जांपल के लिए लैक्टोबैसिलस मैक्सिमम अमोंग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो सबसे ज्यादा तरीके का बैक्टीरिया में अगर मैं आपसे पूछूं ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप्स सबसे ज्यादा किस तरीके का न्यूट्रिशन देखा जाता है, तो सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन देखा जाता है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा जाता है। और अगर हेट्रोट्रॉपिक में भी मैं बात करूं कि किस तरीके का न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है, तो सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है। अगर हमें कोई बैक्टीरिया मिलता है, मान लो आपने एक ये नया बैक्टीरिया डिस्कवर करा है, इसका न्यूट्रिशन आपको पता नहीं चल रहा,
तो इसको हम सेप्रोफिटिक मानते हैं। अगर इसका न्यूट्रिशन हमें नहीं पता चल रहा कि ये पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, क्या है, तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो हम सेप्रोफिटिक मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेप्रोफिटिक मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज में देखा जाता है। तो आई होप आपको जो न्यूट्रिशन है मोनेरा में वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, बात करते हैं मोनेरा में रिप्रोडक्शन की, कि मोनेरा किस तरीके से अपनी प्रोजेनीज बनाते हैं और कैसे अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। किसकी बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है या कोई भी पेरेंट जो है वो अपने जैसे प्रोजेनी बनाता है। जैसे ये एक इंसान है, ठीक है, इसने अपने जैसा एक बच्चा पैदा करा, तो यही क्या है, यही है रिप्रोडक्शन, कि अपने जैसी प्रोजेनीज बनाना। अब जो रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरीके का होता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ए सेक्सुअल सेक्सुअल से कैसे अलग होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आप क्लास 12th में आओगे, क्योंकि वहां पे रिप्रोडक्शन पूरी यूनिट है। तो अभी हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक सिंगल पेरेंट ही अकेले क्या करता है, एक नई प्रोजेनी बना देता है। अब ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि ये मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, इसका कोई छोटा सा पार्ट, इसका कोई छोटा सा पार्ट इससे टूट के अलग हो गया, ये इससे टूट के अलग हो गया, अब ये एकदम नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, तो ये भी एक तरीके का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे मियोसिस अब्सेंट होती है और साथ ही साथ दो गैमेट का फ्यूजन अब्सेंट होता है। लेकिन वो अभी आपको नहीं याद रखना, आप बस ये याद रखो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस या फिर कोई भी वेरिएशन नहीं होती। अगर मैं बात करूं मोनेरा की, मोनेरा किंगडम की बात करूं, तो मोनेरा किंगडम में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो फिजन या फिर बाइनरी फिजन, जो कि फेवरेबल कंडीशन में देखा जाता है। फेवरेबल कंडीशन मतलब जब फूड बहुत ज्यादा है आपके पास, जब आपके पास खाना बहुत ज्यादा है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, स्पोर या फिर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन। एंड ये कब होता है, ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन बोले तो जब फूड अब्सेंट है या खाना खत्म हो गया है, इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो फिजन या बाइनरी फिजन शो करेंगे, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो स्पोर या फिर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन में होता क्या है कि जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल में। एंड यहाँ पे कोई भी स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, और ना ही यहाँ पे कोई माइटोसिस होती है, और ना ही यहाँ पे कोई माइटोसिस होती है। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जो बाइनरी फिजन है वो माइटोसिस है। नहीं, बाइनरी फिजन जो है वो माइटोसिस नहीं है। सेल डिवाइड हो रही है लेकिन ये माइटोसिस नहीं है। एंड इसमें जो सेल का डिवीजन होगा उस डिवीजन में हेल्प कौन करता है, मीजोजोम। मीजोजोम क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है और उसके सारे काम बताए हैं, तो अगर लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम भी है कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और ये इसका क्या है, डीएनए है। ये इसका क्या है, डीएनए है। अब इसका डीएनए सबसे पहले डबल हुआ, इसका डीएनए सबसे पहले डबल हुआ। एंड डीएनए डबल होने के बाद ये जो सेल थी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। तो ये देखो एक सिंगल पेरेंट से, एक सिंगल पेरेंट से यहाँ पे दो प्रोजेनीज बन गई, एक ये प्रोजेनी बन गई, एक ये प्रोजेनी बन गई। तो ये क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं एंडोस्पोर्स की। एंडोस्पोर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसका ये पूरा पार्ट क्या है, लिविंग है। ये पूरा पार्ट क्या है, लिविंग है। अब जब नॉन फेवरेबल कंडीशन आती है, नॉन फेवरेबल कंडीशन आने का मतलब क्या है कि जब
खाना खत्म हो जाए, खाना खत्म हो जाए, तो होता क्या है कि ये जो सारा लिविंग पार्ट है, ये सारा जो लिविंग पार्ट है वो एक छोटी सी जगह में आके इकट्ठा हो जाता है। एंड बाकी की जो जगह होती है वो हार्ड हो जाती है, बाकी की जो जगह है वो हार्ड हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये जो बनाना इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर या फिर स्पोर। एंड जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये एंडोस्पोर वापस से डिवाइड होके नई प्रोजेनिस बना देता है। इट इज अ डोरमेंट, डोरमेंट मतलब जब सेल एक्टिव नहीं होगी। टफ एंड नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। फॉर्मेशन इज यूजुअली ट्रिगर्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिशन। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कब होता है? जब आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, मैंने बता दिया। क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस कैन फॉर्म एंडोस्पोर, एंड ये आपको याद रखना है, कह सकते हो ये एग्जाम्पल है उन बैक्टीरिया के जो एंडोस्पोर बनाते हैं। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्लाइड कहाँ चली गई? एक मिनट बच्चों। चलिए हम किसकी बात कर रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरियाज में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, इसको हम प्रिमिटिव टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव टाइप बोलते हैं। प्रिमिटिव टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है? देखो मैं आपको डिटेल में चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर मैं चाहूं तो बस एनसीईआरटी की लाइनें रीड करके बता दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको रीजन दे रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं है। एक्चुअल में जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे गैमिट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहां पे फ्यूजन ऑफ गैमिट होता है, वहां पे जाइगोट बनता है, एंड फिर जाइगोट में डिवीजन होती है तो वहां पे एम्ब्रियो बनता है। ये सारी चीजें होती हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन जो हम बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, इसमें ना तो गैमिट बनता है, ना फ्यूजन होता है, ना जाइगोट बनता है, ना एम्ब्रियो बनता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है? एक डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए हम जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको प्रिमिटिव टाइप कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप। इन बैक्टीरिया वेरिएशन अकर ड्यू टू सम प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। अब क्योंकि यहां पे डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है तो वेरिएशन आएगी, वेरिएशन आएगी। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, मैं बाहर से इसमें कोई डीएनए डाल दूं, मैं बाहर से इसमें कोई डीएनए डाल दूं, अब इस डीएनए पे जो जीन होगा वो इसमें कोई ना कोई चेंजेस तो लाएगा, तो इसमें वेरिएशन आएगी। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तरीके का होता है, या कह सकते हो जो प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में वो तीन तरीके का होता है। सबसे पहले होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे ये क्या है? मीडियम है, ये कोई एक मीडियम है। एंड इसी मीडियम में आपने कोई एक डीएनए रख दिया जो आप चाहते हो कि बैक्टीरिया के अंदर चला जाए। तो हो सकता है कि जब ये बैक्टीरिया इस ये डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा तो इस तरीके के डीएनए ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन में होता क्या है? कंजुगेशन में देखो होता क्या है, मैंने आपको प्लाज्मिड्स पढ़ाए थे, मैंने आपको प्लाज्मिड्स पढ़ाए थे। तो होता क्या है, ये एक बैक्टीरिया है एंड ये इसकी क्या है? पिलाई है। ये दूसरा बैक्टीरिया है एंड ये इसकी पिलाई है। तो होता क्या है कि यहाँ पे प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है। प्लाज्मिड भी एक तरीके का डीएनए है। तो यहाँ पे होता क्या है,
प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है। ये प्लाज्मिड इस सेक्स प्लाई के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को हम बोलते हैं एफ प्लाज्मिड यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय कंजुगेशन ट्यूब। ये जो ट्यूब फॉर्मेशन होता है सेक्स प्लाई की मदद से, इसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। क्या बोलते हैं, कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं। एंड ये कंजुगेशन ट्यूब बनाता कौन है, सेक्स प्लाई बनाते हैं। तीसरा एंड जो लास्ट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, हम एक वायरस लेते हैं, बेसिकली जो बैक्टीरियोफाज होते हैं, जो बैक्टीरियोफाज होते हैं, एंड इन बैक्टीरियोफाज से एक पर्टिकुलर डीएनए को क्या कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल में। एंड इस तरीके के डीएनए ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। सो आई होप आपको मोनेरा में, आई होप आपको मोनेरा में न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोनेरा में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है एंड उसको कैसे क्लासिफाई करा जाता है, और आपको रिप्रोडक्शन भी मोनेरा में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं तो नेक्स्ट क्लास में हमारा मोनेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम सीधा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और आर्की एंड यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।